हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पंकज कुमार। एडमा क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल का लेक्चर नंबर 15 पढ़ेंगे। इसके पहले भूगोल के 14 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं इसको देखे हैं तो प्लीज़ आप इसको जाके वॉच कीजिएगा। अगर आप इसको नहीं पा रहे हैं तो आप एडमा क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे भूगोल का प्लेलिस्ट, भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप सर्च कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अब प्लीज़ इन सारे लेक्चर्स को पहले देखिए, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सो आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप सब पूरा वॉच करेंगे। ठीक है। सो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो एडमा क्लासेस की शेड्यूल चल रही है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट कब कब हैं ये देख लेते हैं। रोज़ सुबह देखिए 8 बजे, रोज़ सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश की जीके एडमा क्लासेस पे आपको मिलेगी, जो कि देशांत सर पढ़ा रहे हैं और बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं। तो सो आप प्लीज़ आप इनको वॉच कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जीके, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का भूगोल उगोल भी, भूगोल या कुछ और जितने भी मध्य प्रदेश से इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें देशांत सर ही पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट सुबह 9 बजे आप लोगों को भूगोल की क्लास मिलेगी, जो कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अब अभी वॉच कर रहे हैं तो देख ही रहे होंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मतलब 10 AM पे आपको पॉलिटी की क्लास मिलेगी, राज्य व्यवस्था की क्लास मिलेगी, जो कि आपको कृष्णा सर पढ़ा रहे हैं। और एक एक लेक्चर उनके बढ़िया से वॉच कीजिए, क्योंकि हर आर्टिकल को बढ़िया से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इनको वॉच कीजिए। और आपको एप्टीट्यूड की क्लास शाम को 3 PM पे आपको मिल जाएगी, जो कि आपको शायद पवन सर पढ़ाएंगे। अभी ये क्लास नहीं ले रहे हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अभी हमारी टेक्निकल टीम इनसे बात कर रही है, देखते हैं। फिर 2 से 4 दिन में आप लोगों को ये क्लास मिलने लगेगी, एप्टीट्यूड की क्लास। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, उसमें हम लोग बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये हुआ दक्षिण भारत, ये ठीक है। तो ये अरब सागर हुआ, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिर रही हैं, मतलब पूरब की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं, इनका ये मैप है, इनको हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम फैक्ट देखते हैं, जैसे पूरब की तरफ कौन कौन सी नदियां देखिए मिल जाएंगी आपको। कावेरी, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां की बात करें तो कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ठीक है। और नागवती, ये सारी नदियां क्या है, महानदी की बात करें, ब्राह्मणी, ये सारी नदियां आपको पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर मैप में। तो एक काम करते हैं, इनको हम फैक्ट फैक्ट पहले पढ़ते हैं, फिर आगे हम मैप में आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें केवल इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में दिया गया है। इसमें जैसे कावेरी, पेन्नार हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी, इंद्रावती, इंद्रावती गोदावरी की ही सहायक नदी है, महानदी, ब्राह्मणी, दामोदर, स्वर्णरेखा, हुगली नदी, ये सारी नदियां क्या हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक, आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जान लेते हैं, होती क्या है। देखिए प्रायद्वीपीय नदियां जितनी भी होती हैं वो के सब क्या है, मौसमी है, सीजनल है, मैक्सिमम क्या है, सीजनल है। ठीक है। अर्थात क्या होता है कि लगातार ये 12 महीने फ्लो नहीं करती, 12 महीने लगातार ये नहीं बहती हैं। ये जब इनको बारिश का पानी मिलता है तब ये बहती हैं। ठीक है। तो मतलब ये बारिश के पानी पे सीधे सीधे डिपेंडेंट होती हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ देखिए क्या होती है कि वो सदाबहार नदियाँ होती हैं, और क्योंकि उसमें क्या होता है, लगातार आइस जो होता है मेल्ट होता रहता है, जिसकी वजह से वो
सदाबहार रहती हैं, प्लस रेन वाटर भी मिलता है, मतलब बारिश का पानी भी मिल जाता है, तो सदाबहार बनी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल बारिश के पानी पे ये नदियाँ डिपेंड होती हैं, ठीक है। अगर बारिश का पानी इन्हें नहीं मिलेगा तो ये फ्लो नहीं करेंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? हिमालय श्रेणी से निकलती हैं और पूरे साल बहती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, हमेशा वहाँ से निकलती हैं और वहीं से बहती रहती हैं। मतलब पेरेनियल होती हैं, मतलब सदाबहार नदियाँ होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेनफॉल और ग्लेशियर दोनों का ये पानी पा रही हैं, ठीक है, दोनों से वाटर इसको मिल रहा है, रेनफॉल और ग्लेशियर। देखिए पेंसुलर रिवर क्या होती हैं, ये वेस्टर्न घाट से क्या होती है, राइज होती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, और ये जो होती है रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही इनको वाटर मिलता है। वो पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है देखते हैं। ये क्या होती है, सीजनल होती है, तो पर्टिकुलर पीरियड क्या हुआ, जब मानसून रेनफॉल होगा तभी इनको ये वाटर मिलता है, अदरवाइज ये क्या होती हैं, सूखी रहती हैं, ठीक है, मतलब सदाबहार नहीं होती। अब देखिए फॉर्म, ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा बनाती है कौन, हिमालय की नदियाँ हमेशा डेल्टा बनाती हैं। और पेंसुलर रिवर जो होती है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेल्टा तो बनाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अभी हम लोग देखें डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, उनके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। इनका जो शेप होता है मिंडरिंग टाइप का होता है, इनका शेप एकदम स्ट्रेट चलती हैं, स्ट्रेट होता है। और इसके रॉक्स जो इसमें पाए जाते हैं वो बेड रॉक होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बेड रॉक पाए जाते हैं, सेडिमेंटरी रॉक मतलब अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि इजिली क्या होती है, इरोडेबल होती है, मतलब आसानी से घिस जाती हैं, ठीक है। और इसमें हार्ड बेड रॉक पाए जाते हैं, इनकी जो सैलें होती हैं, चट्टान होती हैं, वो हार्ड बेड रॉक में पाई जाती हैं। इसमें काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब ज़्यादा मतलब फोर्स रेजिस्ट कर सकती हैं, और नॉट इजिली इरोडेबल, और जल्दी घिसती नहीं, इरोडेबल नहीं होती हैं, ठीक है। फेड बाई स्नो एंड रेन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से पानी इनको मिलता है, स्नो से, बर्फ से, और रैन से मिलता है, ठीक है। इन्हें केवल पेंसुलर रिवर जो होती हैं प्रायद्वीपीय नदी, इनको केवल रैन से पानी मिलता है। इनका ड्रेनेज बेसिन की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इनका ड्रेनेज बेसिन बहुत ज़्यादा होता है हिमालयी नदियों का, क्योंकि इनमें वाटर ही ज़्यादा होता है, इनका ड्रेनेज बेसिन तो ज़्यादा होगा ही। इनका ड्रेनेज बेसिन जो होता है प्रायद्वीपीय नदियों का कम होता है। केवल गोदावरी की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इरिगेशन की अगर बात करें तो ये नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि हिमालय की नदियां जो हैं, ये हिमालय हो गया, तो हिमालय की नदियां ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन में ऐसे फ्लो होती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन को इरिगेट करती हैं, और ये क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ डेक्कन का जो पठार है उसको ये लोग इरिगेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके घाटी जो हैं, वैली जो होती हैं वो कैसी बनती हैं, वी शेप्ड की बनती हैं, वी आकार की होती हैं, ठीक है। और इनकी जो वैलीज बनती हैं वो यू आकार की होती हैं। इनका एज की अगर हम बात करें तो बहुत ही यंगर एज की होती हैं, क्योंकि हिमालय ही यंगर है तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी यंगर एज की होंगी। कुछ हैं जो हिमालय के उत्थान के पूर्व ही नदियाँ बहती थी, और वो आज भी बह रही हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी नदियाँ यंगर हैं इसमें। जैसे सिंधु नदी हो गई, सतलज हो गई, कोसी हो गई, ये सब क्या है, पुरानी ही नदियाँ हैं, ठीक है, पुरानी हैं, ये नई नहीं है। और ये जो ओल्डर नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ सारी क्या हैं, ओल्डर नदियाँ हैं, बहुत ही पुरानी नदियाँ हैं। सम ऑफ देम आर ओल्ड एज द प्री कैम्ब्रियन पीरियड, बहुत ऐसी नदियाँ भी हैं जो प्री कैम्ब्रियन एज से बहती आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे थे एस्चुरी की, तो एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख होता है, मतलब ऐसी नदियों का मुहाना होता है ये, जहाँ पे क्या होता है, नदी घाटी का ढाल, यहाँ पे नदी घाटी का ढाल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और ढाल ज़्यादा होने के कारण जो ये अपने साथ अवसाद बहा के ले आती हैं, तो वो आराम से फ्लो हो जाता है किसमें,
ओशियन समुद्र जो होते हैं, समुद्र में आराम से वो बह जाता है, ठीक है। क्योंकि इन तीव्र ढाल होने के कारण इनका फोर्स जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये नदियाँ क्या होती हैं कि छोटे छोटे ऐसे अपन छोटे छोटे ऐसे 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 बढ़ जाती हैं, और पूरा इनका पानी, इनका जो मीठा पानी होता है खारे पानी के साथ, समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसी नदियाँ जो अपने मुहाने पे विखंडित पदार्थों के जमाव होने नहीं देती हैं, मतलब यह बहुत ही कम मात्रा में जमाव होता है, ठीक है। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब नदीमुख को क्या, ज्वार ज्वार नदीमुख को बोला जाता है एस्चुरी, एस्चुरी बोला जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा फिगर, इमेज देखें। तो देखिए ये है नदी, नदी इधर से होके आ रही है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। इधर आपको ढाल ज़्यादा देखिए मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा ढाल मिलने की वजह से ये अपने साथ जो भी थोड़ा बहुत अवसाद बहा के ले आती हैं वो सीधे मिल जाता है समुद्र में, और वो अवसाद समुद्र में बैठ जाता है, ठीक है। अवसाद वो जाके समुद्र में बैठ जाता है। अब देखिए जो अवसाद है कुछ समुद्र में बैठ जाता है, कुछ ये अगल बगल, फिर यहाँ से पतली पतली देखिए धाराएं निकलती हैं, इन धाराओं से जल ऐसे बहते बहते सीधे निकल जाता है समुद्र में, ठीक। अब मेन स्ट्रीम ये जा रही है, मेन जलधारा ये जा रही है। तो अब एस्चुरी निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं कुछ ये देख लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी करती है, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, ओडर नदी करती है, बिस्तुल नदी करती है, एल्बे नदी करती है, हडसन नदी करती है। ये सारे नदियाँ क्या होती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा क्या होता है, जहाँ समुद्र से मिलता है नदी का जल तो वहाँ पे थोड़ा हाइट ज़्यादा होती है, मतलब ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है समुद्र तल से। तो ये क्या, जो अपने साथ अवसाद बहा के ले आती हैं वहीं पे ऐसे जमा देती हैं, जिसकी वजह से इनकी जलधारा इस हिसाब से देखिए ऐसे ऐसे बढ़ जाती है। और ये पूरा क्या होता है, एकदम मतलब गीली मिट्टी होती है, ऐसा दलदली मिट्टी होती है, ये ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये डेल्टा हुआ। और डेल्टा ये लगभग क्या होता है, त्रिभुज के आकार का बनता है डेल्टा, ठीक है। त्रिभुजाकार ये डेल्टा होता है। देखिए अब जो हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ रहे हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो कि बंगाल के खाड़ी में जाके गिर रही हैं, और दूसरी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो इस वाले पार्ट में हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला हम पार्ट जो है कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, और भी नदियां, लेकिन हमने केवल प्रमुख नदियों को मेंशन किया यहाँ पे। ये नदियां क्या होती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। इन नदी का अपवाह तंत्र जो होता है वो पूरा विकसित होता है, और आकार में इनका अपवाह तंत्र बड़ा होता है कंपेयर टू द पश्चिम। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं होती हैं, ठीक है। ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं, मतलब जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं वो बहुत बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये नदियाँ जो होते हैं गर्त से होके बहती हैं। क्यों गर्त से होके बहती हैं, क्योंकि जो इंडियन प्लेट का जो, अगर वो देखा जाए, ढाल देखा जाए तो वो किधर है, वो पूरब की ओर है, ठीक है। पूरब की ओर ढाल है, पूरब की ओर। इस साइड जो है नॉर्थ पूरब की ओर है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादातर नदियाँ इधर ही फ्लो होती हैं। जो नदियाँ अगर पश्चिम की तरफ फ्लो होगी तो वो क्या, गर्त का निर्माण करते हुए जाएगी, मतलब गर्त क्या होता है, जमीन का नीचे एकदम धंस जाती है जहाँ, ठीक है। तो वो गर्त का निर्माण करते हुए ही जा पाती हैं उधर। नेक्स्ट, ये नदियाँ क्या होती है, अरब सागर में गिरती हैं। इनका अपवाह तंत्र विकसित नहीं होता है क्योंकि ये गर्त का निर्माण करती हैं, और ये आकार में नदियाँ क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अब नर्मदा और ताप्ती जो
जो हैं ये पश्चिम की तरफ बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए नर्मदा और तापी, ये अभी इसके बारे में हम आप लोगों को जब हम पढ़ा रहे थे, हिमालय पढ़ा रहे थे और प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा रहे थे, तब दोनों में हम जिक्र किए थे। तो ये लेक्चर्स आप अगर देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो हम पीछे जाके डिस्कस नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए पूर्व की ओर जो हम अभी बोले थे कि कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार और महानदी, ये सारी नदियां क्या हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इनका हम ये देख लेते हैं कि इनका उद्गम स्थान क्या है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और ये गिरती कहाँ है, जाके बंगाल की खाड़ी में। अगर इसकी लंबाई की बात करें कृष्णा नदी की तो 1327 किलोमीटर है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, फिर से देख लीजिए, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है कृष्णा नदी। अब बंगाल के खाड़ी में गिरती है, सारी नदियां बंगाल के खाड़ी में गिरेंगी ज़्यादातर नदियां, तो इसके बारे में जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लंबाई देख लीजिए 1327। गोदावरी नदी की बात करें तो ये नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है। त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है, वहां से गोदावरी निकलती है। इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलो। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। इनको अभी आगे चल के हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ बस ये देख लेते हैं उद्गम स्थल क्या है। पिन्नार की अगर हम बात करें, पिन्नार जो है नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है, जो कि कर्नाटक में है। ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई बहुत ही कम है, 570 किलोमीटर। महानदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रामपुर जिले पे सिहोवा पहाड़ी के निकट से निकलती है, ठीक है। और ये सिहोवा पहाड़ी के समीप, मतलब कटक के समीप है सिहोवा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में। तो सिहोवा पहाड़ी से निकलती है महानदी और 858 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मतलब 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए पूरब की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। महानदी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहोवा जिले से निकलती है, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, अब ये अलग है। तो छत्तीसगढ़ के सिहोवा जिले से निकलती है कौन, महानदी, ठीक है। उड़ीसा में प्रवेश करती है, एक डेल्टा का भी ये निर्माण करती है और बंगाल के खाड़ी में फिर जाके गिर जाती है। ये जो डेल्टा का निर्माण करती है वो कहाँ पे करती है, कटक शहर के पास में डेल्टा बनाती है। हीराकुंड बांध, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि हीराकुंड बांध कौन से नदी पे बना है, तो वो महानदी पे बना है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो शिवनाथ, हंसदेव, मंड और जोग। शिवनाथ, हंसदेव, मंड और जोग महानदी की सहायक नदियां हैं। और महानदी जो है उड़ीसा की ये सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है उड़ीसा की। अगर आपसे पूछता है तो उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है महानदी। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हंसदेव, मंड और जोग कहाँ से ये निकलती है, सिहोवा जिले से निकलती है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। ये उड़ीसा में प्रवेश करती है, उड़ीसा के वहाँ से निकल उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा की है सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नदी है। एक डेल्टा का निर्माण करती है जो कि कटक के पास में है। हीराकुंड बांध महानदी पे है और भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट कावेरी की अगर हम बात करें, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी या फिर उसी को पुष्पगिरी बोलते हैं कि पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये वाटरफॉल शिव समुद्रम वाटरफॉल बहुत ही प्रसिद्ध वाटरफॉल है। ये कहाँ पे स्थित है, कावेरी नदी पे ही स्थित है। कावेरी की कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो देखिए कावेरी की सहायक नदी सिमसा, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोगपावनी।
सिमसा, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी, ये जो है कावेरी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब कुछ शहर की बात करते हैं जो कि इस नदी के किनारे बसे हैं। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक शहर है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के ही किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर के निकट से निकलती है। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। महाराष्ट्र से तेलंगाना और तेलंगाना से छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ? पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश में ये बहती है। ठीक है, ये उसका फ्लो तरीका है, मतलब कौन से राज्य में, कौन कौन से राज्य में प्रवेश करती है। देखिए नेक्स्ट राजमुंद्री, ये एक डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी। अब वो डेल्टा राजमुंद्री के पास में है। राजमुंद्री के पास एक डेल्टा का निर्माण करती है। दक्षिण की गंगा, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी की कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता और पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, मंजीरा और पखरा। अब देखिए अगर आपसे पूछ ले, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा देखा आप सीधे गंगा नदी टिक कर दोगे, लेकिन ये किसकी है? गोदावरी की है। वेनगंगा, पैनगंगा हमेशा याद रखिएगा किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा बोला ही जाता है। ठीक है, इंद्रावती, मंजीरा, पखरा ये सब भी उसकी सहायक नदी है। पूर्णा, प्राणहिता ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा नदी। देखिए अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के मतलब गोदावरी भी निकल, देखिए गोदावरी कहाँ से निकली थी? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकली थी। और कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिम घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे ही नागार्जुन सागर डैम जो है, नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ पे है? कृष्णा नदी में है। अभी अभी ये पीटी के एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें पूछा गया था कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की ये जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? आपको हम बताए थे, कौन सी थी? गोदावरी थी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी थी। कहाँ से निकलती? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी के बाद कौन है? कृष्णा नदी। अभी इसकी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से कर्नाटक कहाँ कहाँ फ्लो होती, पूछ लेता है कि कृष्णा नदी कौन से राज्य में नहीं बहती है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में बहती है? महाराष्ट्र से निकल के ये कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक से तेलंगाना जाती है और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में बहती है। फिर अंत में जाके ये मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा है उसमें उसी के पास क्या है? एक डेल्टा का भी ये निर्माण करती है। कृष्णा की कुछ सहायक नदियां की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और ये जो है सबसे लंबी सहायक नदी है कृष्णा की। ठीक है, तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। भीमा, कहाँ गई भीमा? भीमा देखिए, भीमा ये है कोयना, भीमा, कोयना, मूसा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, तो हैदराबाद जो है मूसा नदी के किनारे बसा हुआ है। घाट प्रभा
आदि, ये सब क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसा और घाट प्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। चलिए आज हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ एडमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबाएंगे ही आप। इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आएँ। आप एडमा क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक और फेसबुक की लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्विज, इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स, नोट जो हैं सब आप लोगों को ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।